मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। पहले शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह एक बहुत ही अजीब घटना थी। लेकिन आज जब उसकी दूसरी शादी थी, मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। मेरा बेटा एक इंजीनियर है और बहुत सुंदर भी है। हम शहर में रहते हैं। मेरा बेटा इस घर का इकलौता वारिस है, इसलिए उसकी दूसरी शादी से भी सब लोग बहुत खुश थे। शादी में मेरी बेटी आई हुई थी और वह मेरे साथ ही बैठी हुई थी। हम दोनों बहुत ही चिंतित थे कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी वह दुर्घटना ना हो। मेरे बेटे की दूसरी बीवी पहले वाली से भी बहुत ही सुंदर थी। शादी संपन्न हुई, सारे मेहमान जा चुके थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई होगी, इसे समीर यानी मेरे बेटे के कमरे में भेज दो। मेरी जेठानी ने कहा, हाँ दीदी, आजकल की लड़कियों को शादी के बाद बड़ी बेचैनी होती है अपने पति से अकेले में मिलने की। अब रात के 11 बज गए हैं और सुबह रिसेप्शन है। सुबह उठकर तैयारी भी तो करनी है। मैं और मेरी जेठानी दुल्हन को उसके कमरे में ले गए। जेठानी कमरे से बाहर आ गई और मैं थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी, बेटी, तुम काफ़ी धैर्यवान और संस्कारी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। और हाँ, शादी के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं और तुम तो अभी मेरे बेटे को जानती भी नहीं हो, इसलिए वह कोई भी बात कह दे तो उस बात पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबराई थी, फिर भी उसने कहा, ठीक है, इस घर की इज्जत अब मेरी इज्जत है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैं उसके सर पर हाथ फेरकर बाहर आ गई। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में सन्नाटा फैल गया था। मैं भी अपने कमरे में थी और इधर उधर घूम रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आज सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 3 बजे मैंने एक जोर की चीख सुनी, उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। चीखों की आवाज़ के साथ मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई कमरे से बाहर निकली। वह जब घर से जाने लगी तो मैंने उससे पूछा, बहू, आज मुंह दिखाई की रस्म है, तुम क्यों ऐसे घर छोड़कर जा रही हो? तो कहने लगी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके पागल बेटे के साथ नहीं रहना। मैं एक तक अपनी बहू को देखे जा रही थी। यह हादसा मेरे बेटे की पहली बीवी के साथ भी हो चुका था। वह भी इतना ही कहकर वह घर छोड़ के चली गई थी। जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसे वह घर छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बेटे ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबकी परवाह करता था और अपनी बहन को भी बहुत ही मानता था। सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित की 2 शादियां हुई और दोनों पत्नियों ने एक ही बात कही कि मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना, और रोहित से तलाक ले ली। लेकिन अब मैं अपने बेटे की तीसरी शादी की तैयारी कर रही थी। मैं इस बार एक ऐसी लड़की खोज रही थी जो मुझे बताए कि आखिर रोहित ऐसा क्या करता है कि दुल्हन सुबह होते ही भाग जाती है। मैं एक ऐसी लड़की खोज रही थी जो मेरे घर से ना भागे, क्योंकि मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी भी एक बेटी है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तलाक एक शुदा एक लड़की के लिए कितना बड़ा धब्बा होता है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची कि इस बार मैं रोहित की शादी एक तलाकशुदा औरत या विधवा से करूँगी। और जल्द ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई थी। उन लोगों को शादी की बहुत ही जल्दी थी। मैं लड़की के घर वालों को बताई कि मेरे बेटे की 2 शादियां हो चुकी है और दोनों पत्नियों कुछ समय में ही मेरे बेटे को छोड़ के चली गई हैं।
थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ा क्योंकि मैं सच बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। मैं रोहित को उस लड़की का फ़ोटो दिखाई, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह लड़की शक्ल सूरत से ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बल्कि ठीक-ठाक थी। रोहित की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए बोला, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, इन हरकतों पर तो तेरी शादी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करूं, तेरी माँ हूं ना। मेरे जाने के बाद तेरा कौन ख्याल रखेगा, इसलिए तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। यह कहते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर रोहित खामोश हो गया और शादी के लिए रजामंदी दे दी। रोहित उठकर अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं उसके मन में झिझक जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी और उसे यह भी यकीन दिलाऊंगी कि मेरे बेटे अगर तुम्हारे साथ कुछ भी करता है तो तुम मुझे बताना। मैं उसका हल ज़रूर निकालूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही साधारण से करना था। मैंने ज़्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया, बस घर के ही कुछ लोग थे। शादी संपन्न हो गई। मैं अपनी बहू का हाथ पकड़ के उसे रोहित के कमरे में ले गई और उसका दोनों हाथ पकड़ के मैंने कहा, देखो बहू, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मेरी यह बात सुनकर वह आश्चर्य से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, रोहित शादी के लिए राजी नहीं था, बहुत मुश्किल से राजी हुआ। इसलिए हो सकता है वह अजीबोगरीब हरकतें करके और तुम्हें डरा कर इस घर से भगाने की कोशिश करे। लेकिन तुम बिल्कुल डरना मत और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम ज़रूर बताना। मेरी बात सुनकर मेरी बहू हाँ में सर हिला दी। इतना कहकर मैं अपने बहू को आराम करने को बोल के अपने कमरे में आ गई और सोफे पे बैठ गई और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करने लगी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से गुजर जाए। लेकिन सुबह होते ही फिर वही हुआ। चीखते हुए मेरी बहू कमरे से बाहर आई। मैं झट से अपने कमरे के दरवाजे खोलकर उसके पास गई। वह घर से जा ही रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसको समझाया तो कहने लगी, पहले अपने बेटे की मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी, तभी मुझसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहिए था आपको, तो मुझे और आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी तीसरी वाली बहू तलाकशुदा थी, चाहे जो होता, लेकिन वह इस रिश्ते को ज़रूर निभाती। लेकिन इसने भी रोहित को अपनाने से इनकार कर दिया और उससे तलाक ले ली। मैं सदमे की हालत में थी और सोच रही थी कि किसी भी हालत में कोई लड़की रोहित को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो दो बहुएं आई थी वह बहुत ही अमीर घराने की थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी तीसरी बहू तो तलाकशुदा थी और मैंने इससे पहले ही समझाया था। फिर भी वह रोहित को छोड़कर चली गई। ना जाने क्या कमी है। अब हकीकत जानने के लिए मैं हर वक्त अपने बेटे पर नज़र रखती थी, लेकिन उसके स्वभाव में मुझे कुछ भी पता ही नहीं चलता था और ना ही रोहित बताने को कुछ तैयार था। वह तो वैसे ही लड़का था जैसे और लड़के होते हैं। मैंने उसके दोस्तों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को भी कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए और मैं रोहित को लेकर बहुत परेशान थी कि ऐसा क्या था जो दुल्हनें पहली रात ही भाग जाती थी। मैं फिर एक बार रोहित की शादी करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी कि आखिर दुल्हनें क्यों भाग जाती हैं। इस बार मैंने एक ऐसी लड़की की तलाशी की जिसको शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं लड़की को उसके माँ बाप से छुपाकर सब कुछ बता दिया। लड़की ने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। लड़की इतनी मजबूर थी कि वह शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैं शादी से पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। उसने यह भी कहा था कि अगर मेरी इस शादी से मेरे घर वालों की स्थिति ठीक हो जाती है
तो मैं यह शादी ज़रूर करूँगी, चाहे जो भी हो। मैं हर चीज़ बर्दाश्त करूँगी। लड़की का नाम सुनीता था। भले ही वह गरीब घराने से थी, लेकिन संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। साथ साथ वह कम उम्र के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। शादी मंदिर में हुई। शादी हो गई और रात भी गुजर चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान हो गई, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था। मैं कमरे की दूसरी चाबी लाई, कमरे खोला और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सुहाना बेहोश बेड पर पड़ी थी और राहुल कमरे में नहीं था। शायद वह बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा यह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई हैं, क्योंकि शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई खरोंच नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाइयाँ देकर चले गए और यह भी कहा कि सुहाना बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। दूसरी तरफ मेरे बेटे भी बहुत हैरान और परेशान था, शायद इन हरकतों की वजह से। थोड़े देर बाद सुहाना ने आंखें खोली। होश में आते ही सुहाना कमरे से बाहर निकली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुहाना, मैं पहले ही तुमको सारी सच्चाई बता चुकी हूँ, फिर तुम मेरे बेटे को छोड़ के कैसे जा सकती हो? तो सुहाना ने कहा, माफ़ करना आंटी जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ और आप चिंता ना करें। मैं अपने माता पिता को समझा दूंगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको संभाल लूँगी। आप अपने बेटे की मेडिकल जांच करवाइए। इतना कहने के बाद सुहाना अपने घर चली गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मानी। सुहाना के माता पिता ने फ़ोन भी नहीं किया। शायद सुहाना ने उनको कुछ भी नहीं बताया था और सब कुछ संभाल लिया था। इस बार मैंने सोच लिया कि मैं अपने बेटे की मेडिकल जांच करवाऊंगी। मैं जानती थी कि होश में रोहित कभी इलाज करने के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसके कुछ सैंपल लिए। रिपोर्ट आने के बाद मैं काफ़ी आश्चर्य में थी, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्म था। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी। फिर मैं सुहाना के घर गई। उसके माता पिता मेरी बहुत ही इज्जत किए। उनके बाद मैं सुहाना के कमरे में उससे मिलने गई। तब उसने कहा कि आंटी जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपके बेटे के साथ भी नहीं रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं है, लेकिन सच तो बता दो। लेकिन सुहाना सच बताने को तैयार नहीं थी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ी, लेकिन फिर भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी और ना ही मेरी बात सुन रही थी। तब मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने मुंह से मत बताओ। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, एक लाचार और बेबस माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि तुम मेरी एक मदद कर दो। उसने कहा, बोलिए। आज रात के लिए तुम मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ। मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर तो सुहाना बहुत डर गई, लेकिन मेरी विनती करने के बाद मेरी बात मान गई। मैं सुहाना को अपने घर लाई और अपने बेटे से भी कह दिया कि मैं सुहाना को घर लेकर आ गई हूँ और मैं तुम्हारे मासी के यहाँ जा रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। रोहित घर आ गया। मैं सुहाना को दुल्हन बनाकर अपने बेटे के कमरे में बैठा दिया और उस कमरे में एक कोने में छिप गई। रोहित कमरे में दाखिल हुआ और एक नज़र बेड पर बैठी दुल्हन को देखकर सीधे बाथरूम में चला गया। सुहाना डरी सहमी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भाग जाएगी। अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आने लगी। सुहाना झट से बेड से उतर गई और साइड में खड़ी हो गई। मैं भी हक्का बक्का रह गई थी। यह औरत की आवाज़ आखिर कैसे? तभी रोहित बाहर निकला और रोहित को देख करते ही मैं बेहोश होते होते बची, क्योंकि उसने अपनी हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहने थे। बहुत ही डरावना सा लग रहा था। उसे देखते ही सुहाना डरती हुई मेरे पीछे छुप गई। रोहित बहुत ही डरावना अपना मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतर आए थे। आवाज़ भी लड़की जैसी थी। मैंने कहा था ना कि तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आना। तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी।
बहुत ही भयंकर हंसी हंसता हुआ रोहित सुहाना की तरफ बढ़ा था। मैंने जैसे तैसे सुहाना को वहां से निकालकर अपने कमरे में ले गई और अपने कमरे में ही सुला लिया। सुबह मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर 8 बजे हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारी हकीकत से वाकिफ़ कराया था। साथ ही मैं डॉक्टर से कहा भी कि मुझे लगता है रोहित पर किसी भूत प्रेत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा कि रोहित मुझे एक दिमागी मरीज लगता है, उससे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसा मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, इस मरीज का इलाज है। अपनों के प्यार और कुछ दवाइयों से मरीज ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर रोहित पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरा रोहित को क्यों पड़ते हैं, इसका राज रोहित के कमरे में ही छुपा होगा। इधर सुहाना रात से नॉर्मल थी। जल्दी ही उसने अपने घर जाने की बात कह दी। मैंने सुहाना के सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि सुहाना बेटा, सबसे पहले कि तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तुम मुझे मम्मी जी कहो, और दूसरी बात यह कि तुम्हारा यह घर है। सुहाना ने पूछा, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप यह बात कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा, सुहाना तुम तो सुन ही चुकी हो कि डॉक्टर ने कहा कि रोहित अब ठीक हो जाएगा, उसे प्यार की ज़रूरत है और यह प्यार सबसे ज़्यादा तुम्हारा चाहिए। तो इसलिए मैं विनती करती हूँ कि तुम इस घर से मत जाओ। और हाँ, तुम एक बार मुझे मम्मी जी कह के बुलाओ। मेरी बात वह समझ गई क्योंकि वह अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रोहित भी सुबह नॉर्मल हो गया था। उसने नाश्ता मांगा और हम दोनों ने उसे नाश्ता दिया। रोहित उसके बाद ऑफिस चला गया और सुहाना और मैं अपने बेटे के कमरे में गई। हमें ज़्यादा तलाशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कमरे में ही टेबल पे किताब रखी हुई थी जिसमें एक प्रमीला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी शादी करके ले आया था। इस वजह से वह धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। वह कभी भी दुल्हन को देखती तो उसे मारने दौड़ती। उसके बाद उसके ससुराल वाले ने उसे पागल साबित करके अस्पताल भेज दिया। प्रमीला के कैरेक्टर में ही रोहित ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को कॉल किया और सारी बात बताई और डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास रोहित पढ़ता है उसे कमरे से बाहर निकाल दे। धीरे धीरे रोहित को समझाना पड़ेगा, उसके दिमाग में जो वहम है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई और हमारे प्यार से रोहित ठीक होने लगा था। सुहाना रोहित के सामने सिंपल ही रहती थी। जब डॉक्टर ने बता दिया कि रोहित अब बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब उसकी पत्नी उसके साथ रह सकती है, तब मैंने एक दिन सुहाना से कहा कि आज रात तुम अपने पति के पास दुल्हन के रूप में जाओगी और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम आवाज़ दे देना। सुहाना पूरी घबराई हुई थी, वह जाने से इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगी? मेरी लाख समझाने के बाद सुहाना समझ गई और राजी भी हो गई। मैंने उसे दुल्हन की तरह तैयार किया और रोहित के कमरे में बैठा दी। मैं काफ़ी चिंतित थी कि पता नहीं क्या होगा। मैं पूरी रात जागती रही। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आया था। रात की जागरण की वजह से सुबह में मुझे थोड़ा आँख लग गई थी, इसलिए जब उठी तो सीधा अपने रूम से बाहर निकली और जब घर में एक नज़र दौड़ाई तो सुहाना किचन में नाश्ता बना रही थी। मैंने जब उसको आवाज़ दी थी, वह थोड़ी मुस्कुराई। मैंने सुहाना से पूछा तो उसने कहा कि चिंता वाली अब कोई बात नहीं है, वह अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो मेरी जान में जान आई। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।